नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेस का 2 दिन का अधिवेशन समाप्त हुआ, लेकिन एक तो न्याय पथ प्रस्ताव के साथ अब ये न्याय शब्द पकड़ा हुआ है पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी ने। किसके साथ न्याय और किसके साथ अन्याय, जरा इसकी भी विवेचना करेंगे। कांग्रेस के भीतर भी बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो चुका है और राहुल गांधी और उनके परिवार के पास ही वर्चस्व है पूरे संगठन पर। लेकिन जो 55 से लेकर के 57-58 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में सरकारें रही हैं, उनमें मैं वो संयुक्त मोर्चा की सरकार भी गिनता हूं जो इनके समर्थन से चल रही थी, एच डी देवगौड़ा की भी और आई के गुजराल वाली भी। तो तब कितना न्याय ये दे पाए लोगों को, इस पर भी जरा चर्चा करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो वक्फ कानून बनाया गया है ये संविधान पर हमला है। तो अतीत में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करेंगे और ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान पर हमला कैसे हो गया जब पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। और अब तो 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी हैं, तो इसकी संवैधानिक समीक्षा भी अब हो ही जानी है। सुप्रीम कोर्ट कर ही लेगा। इससे पहले भी इन्होंने कई जो मोदी सरकार के फैसले हैं उनको पीआईएल के जरिए और वैसे चैलेंज किया है बार बार सुप्रीम कोर्ट में। इनकी अधिकांश पीआईएल खारिज हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने, 35 से हटाने को भी चैलेंज किया था, उस पर भी लंबी लंबी बहसें हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो टेम्परेरी एक धारा थी, उसको हटाया गया है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। अब दो तरफा काम चल रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी 16 अप्रैल से और 11 अप्रैल से जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे करके ये सारी मोदी विरोधी पार्टियां सड़कों पर भी लड़ाई छेड़ने का मन बना चुकी है, मंसूबा बना चुकी हैं। यानी पार्लियामेंट में जो लड़ाई हार गए वो अब संसद की लड़ाई हारने के बाद सड़क पर फैसला करने की ये कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार और आपके जाने पहचाने समीक्षक वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मोटे तौर पर तो समझ में आ रहा है कि भाई गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और 3 दशक से वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। लोकसभा में खड़े होकर के राहुल गांधी चैलेंज कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि लिख लो, इस बार गुजरात में हम ही जीतेंगे। वैसे इस तरह के चैलेंज कोई पहली बार तो ये दिए नहीं है। ये तो लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे कि लिख लो, इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और इनका वश चलता तो बहुत कुछ अब तक ये नहीं होने देते और बहुत कुछ कांग्रेस के लिए कर लेते। लेकिन हकीकत ये है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मार ही खा रही है। तो इस अधिवेशन का कुल हासिल आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये है, जो जो कांग्रेस बता नहीं रहे हैं, ने बताया नहीं है और मीडिया भी ने भी खास नहीं कहा है। लेकिन ये जो सम्मेलन या एआईसीसी सेशन जो हो रहा है अहमदाबाद में, ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है। अभी कितनी बार की ये रीलॉन्चिंग कितनी बार पहले हो चुकी है, आई हैव लॉस्ट द काउंट। अगर आपको याद हो तो आप बताइए। जहां तक गुजरात की आपने बात की, 30 साल से सत्ता से बाहर हैं। अरे भाई, आप तमिलनाडु से सत्ता से बाहर हुए, आपको 60 साल से ऊपर हो गया। बंगाल में सत्ता से बाहर हुए, आपको 50 साल हो रहा है। यूपी से सत्ता से बाहर हुए, आपको 36 साल हो रहा है। बिहार से सत्ता से बाहर हुए, आपको 35 साल हो रहा है।
केरल में आप जो है पिछले 70 सालों में एक बार भी अपने दम पे सरकार नहीं बना सके, हमेशा गठबंधन आप अलायंस करके आते हैं। तो अगर तो अगर गुजरात में आपने कहा 30 साल से सत्ता से बाहर हैं, तो फिर कौन-सी चौंकाने वाली बात है इसमें? खाली 30 ही वर्ष तो हैं। तमिलनाडु में 60 साल हो गया। और अब की बार राहुल गांधी की री-लॉन्चिंग हुई है और उन्होंने अपनी इस लॉन्चिंग में अखिलेश यादव के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अलायंस नहीं किया और अंततः जैसा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी। और वो बिहार में यही संकेत दे रहे हैं कि आरजेडी से उनका रिश्ता गड़बड़ाने वाला है और वो लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की शर्तों पर अलायंस नहीं होने वाला है और वो अ, कन्हैया कुमार को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और बिहार में आपने देखा बड़ी जोर-शोर से पलायन यात्रा, नौकरी दो यात्रा निकल रही है वहाँ पे और उसको लेकर के लालू खासे नाराज़ हैं। और लालू को लगता है कि कन्हैया कुमार भी यंग है, अभी युवा है, तो ये तेजस्वी के लिए खतरा बन सकता है। तो लालू उसको पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने जो उनका न्याय पत्र जो जो वहाँ पे जो प्रस्ताव अडॉप्ट हुआ है, उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अगर पिछड़े वर्ग को अपने साथ लाने में सफल रहे, तो हम 2027 में यूपी में सत्ता में अपनी वापसी कर सकते हैं। यानी वो अखिलेश यादव के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। तो ये अब आप ये देखिए, ये असली बात है। और अब तक वो जो है हर अब वो जो है अब वो अखिलेश को भी चैन से बैठने नहीं देंगे। उनको लग गया है कि अब जो है मुस्लिम तो उनके साथ आ ही गया है, बस बैकवर्ड भी उनके साथ आ जाएगा, ये उनको लग रहा है और समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी वो बन जाएँगे। तो अब आप सोच लीजिए कि 27 यूपी में क्या होने वाला है। तो ये लॉन्चिंग हुई है उनकी और उन्होंने अपनी नई दुकान में एक नया आइटम लॉन्च किया है, हार्मोनी सौहार्द। अब तक वो जो है अब तक तो मोहब्बत की दुकान थी, अब आ गई है हार्मोनी। तो अब देखिए क्या-क्या होता है। और और अहमदाबाद में एक नई बात और हुई है। कांग्रेस को अब राष्ट्रवाद याद आने लगा है। कांग्रेस को अब सरदार पटेल की याद आने लगी है। सरदार पटेल को उन्होंने आज तक कभी जो है अपना नेता नहीं माना था, लेकिन अब वो सरदार पटेल को भी याद कर रहे हैं। तो चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से। तो और वो अलग बात है कि आज आज एकाएक उनको सरदार पटेल भी याद आ गए, उनको जो है राष्ट्रवाद भी याद आ गया। ये वही राहुल गांधी हैं, जो पिछले वर्ष नवंबर में कह रहे थे वी हम भारतीय राष्ट्र से युद्ध लड़ रहे हैं। वी आर एट वॉर विद द इंडियन नेशन स्टेट। ये वही राहुल गांधी हैं जो ब्रिटेन में जाके कह रहे थे, भारत कोई देश नहीं है, ये राज्यों का संघ है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट्स नॉट अ नेशन। तो ये अब इनको क्या-क्या याद आ गया, अब इनकी रील और जब-जब लॉन्चिंग होती है, तब-तब नए मुद्दे आते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है अहमदाबाद में, वो केवल और आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले ये कांग्रेस ने एक नया नारा दिया था न्याय, न्यूनतम आय योजना। तो ये न्याय का नाम हमेशा अहमदाबाद में जाके क्यों याद आता है इनको? याद है आपको 2019 में इन्होंने सम्मेलन किया था, अहमदाबाद में कहा था न्यूनतम आय योजना, उसका भी नाम न्याय था। अब वो न्याय की जगह न्याय पत्र हो गया है। जो भारत सरकार योजना बना रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की और बल्कि उस पे काम कर भी रही है, 40 लाख करोड़ रुपए लोगों को जा चुका है पिछले 8 सालों में। तो ये न्याय का जो शगुफ़ा है, वो उनको गुजरात में ही याद आता है। तो अब यहाँ लॉन्चिंग हो गई, देखते हैं क्या-क्या होता है आगे। आवाज़ गई आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि 3 राज्यों में तो इनकी सरकारें हैं ही। वहां न्याय दे पा रहे हैं क्या लोगों को? वहां तो वेतन और पेंशन के भी लाले पड़े हुए हैं। हिमाचल में हमने देखा था देखिए, पिछले दिनों। पहले पहले बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में इन्होंने हर संभव फ्री बाँटने का वादा किया। वहाँ सत्ता में आने के बाद बिजली का दाम बढ़ गया, टैरिफ बढ़ गया। वहाँ सत्ता में आने के बाद कर्नाटका का जो सरकार का जो परिवहन निगम है, उसमें किराए बढ़ गए। जो कर्नाटक का कोऑपरेटिव डेयरी है, उसका दूध है नंदिनी, दूध महँगा हो गया।
उसके अलावा जो परिवहन विभाग है और उसमें रजिस्ट्रेशन जो होता है वाहनों का, उसकी फीस बढ़ गई। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस बढ़ गई, हर नंबर उन्होंने फीस बढ़ा दिया। लैंड बिल्डिंग की रजिस्ट्री के सर्किल रेट बढ़ा दिए ताकि रजिस्ट्री से ज़्यादा आय हो। कम से कम 15 आइटम में वहाँ की राज्य सरकार जो है टैक्स या शुल्क बढ़ा चुकी है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे सैलरी और पेंशन दोनों जो है अब देना मुश्किल पड़ रहा है और वहाँ पर भी यही काम किया है। पावर टैरिफ जो उन्होंने बिजली के बिल में रियायत की घोषणा की थी, वो सब वापस ले ली है और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो वो जिस जिले में है, शायद सिरमौर जिले में है, उसके डीएम पे दबाव डाला जा रहा है कि उस मंदिर का जो ट्रस्ट का पैसा है 450 करोड़ रुपया, उसको लेके राज्य सरकार के खाते में डालिए। अभी तक वो उसको उसको छीनने में सफल नहीं हो पाए हैं। यही हाल तेलंगाना का है। तेलंगाना की सरकार तो मतलब तो इतनी ज़्यादा दिवालिया हो चुकी है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ की वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे बहुत ही विकसित जो है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, उस ज़मीन को खाली कराया जा रहा है और वो बिल्डरों को बेचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अगर दखल ना होता, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना किया होता, तो अब तक वो ज़मीन बिल्डरों के हाथ में बेच दी गई होती। ये तो इनकी हाल है 3 राज्यों की सरकार का। तो ये बाकी प्रदेश में क्या कर पाएँगे इसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका मूल कारण ये है कि कि जिस कन्विक्शन और जिस पैशन के साथ नरेंद्र मोदी काम करते हैं, वो कन्विक्शन कांग्रेस के नेताओं में है ही नहीं। इनका जो सोच है देश के बारे में, समाज के बारे में, जनता के बारे में, सामान्य नागरिक के बारे में, वो बिल्कुल वही है जैसे हम राजा हैं और इनके आगे टुकड़े फेंक दो। अगर आप कल की बात करें, तो पीएम मुद्रा योजना में अब तक 33 लाख करोड़ रुपए का लोन 52 करोड़ लोगों को बाँटा जा चुका है। और उसके बावजूद आप अगर 52 करोड़ लोगों को लोन मिला है और टोटल पैसा 33 लाख करोड़ रुपए अगर गया है, तो क्या इसमें 5 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं मिला होगा? बहुत कम माने तो अगर 52 करोड़ लोगों ने इकाइयाँ लगाई हैं, हम अगर एक-एक आदमी भी जोड़ लें तो चलो हम नहीं मानते, लेकिन 5 करोड़ तो मान सकते हैं ना? तो 33 लाख करोड़ रुपया कब है? और ये माइक्रो फाइनेंस में और जो इसमें एनपीए है, जो बैड लोन है, वो बड़े लोन की तुलना में बहुत कम है। तो कांग्रेस की ये जो सोच है कि चुनाव के पहले कोई मुद्दे उछाल दो, कुछ टुकड़े फेंक दो, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और चौकीदार चोर है, रफाल में पैसा खा लिया, ये सब ये सब कर दो और उसके बाद जो है हम चुनाव जीत लेंगे। अब आते हैं वक़्फ़ के ऊपर। वक़्फ़ के बारे में 2 बातें अब तक नहीं कही गई हैं। पहली बात अ अ जो संस्था का अस्तित्व संपत्ति भूमि दान में मिलने से वो अस्तित्व में आती है, वो संस्था भूमि हड़पों माफिया में कैसे बदल गई? वो संस्था किसी भी अन्य संपत्ति पे का मालिक होने का दावा कैसे कर सकती है? किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि वक़्फ़ की, यानी अपनी भूमि अल्लाह के नाम उसने वो उसे दान कर दी और उसके बाद मज़हबी कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के भले के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए उस भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए एज़ पर द इस्लामिक लॉ। लेकिन आज वो कह रही है कि राष्ट्रपति भवन भी हमारा है, संसद भवन भी हमारा है। इस्लाम के आगमन से पहले का 1500 साल पुराना मंदिर भी तमिलनाडु में वो भी वक़्फ़ प्रॉपर्टी का है। किसी मुस्लिम नेता ने, बिल के समर्थक ने, बिल के विरोधी ने ये आज तक नहीं बताया कि जिस संस्था का अस्तित्व ही दान की भूमि से पैदा होता हो, वो संस्था भूमि पे दावा कैसे करने लगी, वो संस्था भूमि हड़पों संस्था कैसे बदल गई, ये आज तक किसी को नहीं आया। दूसरी बात भारत में औरंगज़ेब की बात बात बहुत हो रही है कि उसकी साहब कब्र है, उसको हटाया जाए। भारत में आज भी औरंगज़ेब का कानून चलता है और उसका नाम है फ़तवा आलमगीरी, 10 या 11 वॉल्यूम में है। वो आज भी भारत के मदरसों में पढ़ाया जाता है। वो और फ़तवा आलमगीरी के बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर एसके मलिक की पुस्तक है, द कुरानिक कांसेप्ट ऑफ वॉर।
तीसरी चीज है, जो इजराइल में जो जो युद्ध लड़ रहा है फिलिस्तीनियों की ओर से, हमास हमास का जो चार्टर है, फतवा आलमगीरी, ब्रिगेडियर एस के मलिक की किताब द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, और हमास का चार्टर, ये तीनों पढ़ लीजिए। इसके मुताबिक जो भारत है वो क्या कहते हैं, ये दारुल खलीफा, दारुल खिलाफा है। यानी दारुल माने केंद्र और खिलाफा माने ये खलीफा की भूमि है। हमास कहता है कि जो पूरा इजराइल है वो 1917 तक तुर्की के खलीफा यानी ऑटोमन एम्पायर की भूमि थी, और जो भूमि एक बार खलीफा की हो गई वो इस्लामिक लॉ के अनुसार सदैव इस्लाम की ही रहेगी। तो भारत में भी लंबे समय तक जो है तुर्कों का, अरबों का शासन रहा है, और यहाँ पे तुर्कों ने और बाबर के पहले के तुर्कों ने, खिलजी वगैरह ने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ के हिंदुस्तान में हुकूमत भेजी है, और करोड़ों रुपया लूट करके भारत से बगदाद भेजा गया है, और जगहों पर भेजा गया है। तो जिन लोगों तो भारत दारुल और 1947 में ये देश बंटवारे के साथ आजाद हो गया। तो यानी जो जमीन जो है एक जमाने में दारुल खिलाफा थी, वो फिर से काफिरों के हाथ में आ गई। ये बात क्यों नहीं कहते कि पूरा हिंदुस्तान ही जो है आपकी वक्फ प्रॉपर्टी है? साफ-साफ बोलिए ना। जो फतवा आलमगीरी कहता है, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, और जो कुरान कहती है, जो हमास कहता है, भई हमास हो, पाकिस्तान हो, और इंडिया का वक्फ बोर्ड हो, कुरान और इस्लामिक लॉ तो सबका एक ही है। ये वो अलग-अलग है। ये बात कोई नहीं कहते, और राहुल गांधी उसके इन सवालों का जवाब देने के बजाय कहते हैं कि वक्फ बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। राहुल गांधी को पहले ये बताना चाहिए कि नेहरू के जमाने में वक्फ बोर्ड का कानून संसद से बना कैसे? जब जब अन्य सभी जो फेथ हैं, या जो सनातन धर्म है, या ईसाई हैं, या सिख हैं, या जैन हैं, या बौद्ध हैं, उनके लिए चैरिटी एंडाउमेंट एक्ट है, और चैरिटी एंडाउमेंट एक्ट या प्राइवेट ट्रस्ट एक्ट है। उसके प्रावधानों के तहत वो पब्लिक प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन केवल मुसलमानों को कुरान के कॉन्सेप्ट के अनुसार, कुरानिक लॉ के अनुसार, इस्लामिक लॉ के अनुसार अपने मजहब की बुनियाद पर एक अपना एंडाउमेंट चलाने का अधिकार कैसे दे दिया गया, जबकि इस तरह का कोई प्रोविजन संविधान में नहीं है? ये बात तो राहुल गांधी ने उस पर टिप्पणी की, और राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि आप लीडर ऑपोजिशन हैं, लेकिन लीडर ऑपोजिशन होने के बावजूद आपने लोकसभा में वक्फ बिल के ऊपर एक एक शब्द नहीं बोला। आपकी प्रियंका गांधी तो अमेरिका चली गई। आप लीडर ऑपोजिशन होने के नाते आपसे ये अपेक्षा थी कि बजट को कि इस पे डिबेट को आप इनिशिएट करेंगे, आप लीड करेंगे, और और अ, औ और विपक्ष की ओर से सबसे प्रमुख भूमिका आपकी होगी। आप तो गायब हो गए वहाँ से, क्यों गायब हो गए भाई? और राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि केरल का जो ईसाई समुदाय है, वो इस वक्फ बिल के पास होने के बाद इतना हर्ष-उल्लास में क्यों डूब गया है? वो इतनी खुशियाँ क्यों मना रहा है? क्यों ईसाई समुदाय के नेता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? उनको बताना चाहिए। तो ये जो है ये खाली बिना किसी तैयारी के आपके सामने किसी ने एक नोट पेश कर दिया, और आपने उसको कैमरे के सामने पढ़ दिया। इस तरीके से राजनीति नहीं चल सकती भारत की अब। और आपके सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जो साल में 12 महीने 24 और 24/7 इंटू 365 काम करते हैं। वीरेंद्र जी, और उन्हें 30 साल में जाना नहीं, छुट्टी क्या होती है? वीरेंद्र जी, ये जो कह रहे हैं कि ये एंटी रिलीजन बिल है, संविधान हुँ, पर आक्रमण है, और ये कह रहे हैं कि अब क्रिश्चियंस पर हमला होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रिश्चियंस पर भी अब हमला करेगी। ये क्यों हाँ। कह रहे हैं? इनको डर है ये कि क्रिश्चियंस खुश हैं इस समय बीजेपी से, उनको डराओ, उनको भड़काओ, एक भ्रम की स्थिति पैदा करो। इसमें नई बात क्या कह रहे हैं? 1 साल पहले वो कह रहे थे कि स संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अब वो कह रहे हैं क्रिश्चियन पे हमला होगा, अब वो कह रहे हैं सिखों पे हमला होगा।
सिखों के धार्मिक स्थलों के नियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए पंजाब में और दिल्ली में, अन्य राज्यों में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है। और कहीं और पंजाब के अलावा जो भी उनके गुरुद्वारे हैं वो पवित्र स्थान है, वो गुरु का केंद्र है। वहां जो भी जाता है वो बड़े श्रद्धा भावना के साथ जाता है। हम आप जाएंगे तो भी हम लोग श्रद्धा भाव के साथ ही जाएंगे। और वहां पे कोई रेवेन्यू कलेक्शन का काम नहीं होता है। वहां समाज से जो चढ़ावा आता है, जो पैसा मिलता है, वो सारा काम उनका उसी से चलता है। और वो लोग कभी भी जमीन हड़पने का अभियान नहीं चलाते हैं। चर्च के पास जो जमीन है, वो सारी की सारी जमीन वो है जो अंग्रेज के समय दी गई थी उनको 99 ईयर्स की लीज के आधार पर। वो अलग बात है कि बड़ी संख्या में ऐसी प्रॉपर्टी की लीज अब समाप्त हो चुकी है और वो उसके अब कानूनी रूप से उसके स्वामी मालिक नहीं रह गए हैं। और राज्य सरकार चाहे तो ऐसी जमीन वापस ले सकती है। ऐसी जमीन बहुत है लखनऊ में, कानपुर में और बड़े शहरों में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, दिल्ली में, हर जगह है। तो ये जो है भेड़िया आया कि जो स्ट्रेटजी कांग्रेस की है, इसका उनको थोड़ा लाभ पिछले वर्ष तो मिल गया था और उनकी सीटें 99 पहुंच गई थी। लेकिन ये भेड़िया आया वाला की जो स्ट्रेटजी है, ये केवल एक ही बार कामयाब होती है। काठ की हड्डियां एक ही बार चढ़ती है, ये रोज रोज नहीं चढ़ती है। और दूसरी बात पे ये सवाल होना चाहिए कि इस वर्ष जो मुख्य चुनाव है वो केवल बिहार में है। तो राहुल गांधी जो इतने हाइपर एक्टिव हैं, इसका इशारा किस तरफ है, इसका निशाना क्या है? किस लिए जो है ये इन्होंने मोहब्बत की दुकान बंद करके अब नई दुकानें खोल ली हैं, राष्ट्रवाद की दुकान खोल ली है, सौहार्द हारमोनी की दुकान खोल ली है। उनको सरदार पटेल भी याद आने लगे हैं। लेकिन उनको ये याद नहीं आया, नेहरू को, इंदिरा गांधी को अपने जीवन काल में ही भारत रत्न का अवार्ड मिल गया था। सरदार पटेल को ये सम्मान नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और आज वो पटेल को बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं आज से 6-7 साल पहले गुजरात के केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, जो 180 फुट ऊंची है, उस स्थल पर एक भी कांग्रेस का नेता आज तक नहीं गया। ये सरदार पटेल को याद तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताएं कि भैया कांग्रेस को जो है क्यों इतना बैर है उस स्थान से जहां सरदार पटेल और जिनको माना जाता है कि भारत के लौह पुरुष हैं। और आजादी के बाद जो 568 रियासतें थी, उनका विलय जो भारत राष्ट्र राज्य में हुआ और भारत आज एक देश बना, इसका श्रेय 99% सरदार पटेल को ही जाता है। और मैं एक बात और बता दूं, 1985 में कांग्रेस के 100 साल पूरे होने पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक पुस्तक छापी गई थी। उस पूरी पुस्तक के आखिरी पन्ने में कहीं ये फुट नोट है, सरदार पटेल के नाम पर आधा पैरा भी इस पुस्तक में नहीं है। और वो किताब आज भी मार्केट में उपलब्ध है, कोई भी खरीद करके पढ़ सकता है। और उस समय एआईसीसी के महामंत्री पनिक्कर साहब उस बुक के एडिटर थे। एनीबडी कैन सी दैट। तो कांग्रेस जो है अपनी सुविधा के साथ जो इतिहास याद करना चाहती है, तो उसको जो तमाम पुरानी बातें कड़वा सच है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी अपने पूरे जीवन काल में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के घनघोर विरोधी थे। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा जब मंडल आयोग के तहत पिछड़ों वर्ग के आरक्षण की घोषणा की गई थी, उस समय राजीव गांधी लोकसभा में लीडर अपोजिशन थे और उन्होंने 2.5 घंटे का भाषण दिया था लोकसभा में। और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है दिल्ली की नीरजा चौधरी, उनकी एक किताब है हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उस किताब में राजीव गांधी के भाषण का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। और आज राहुल गांधी पिछड़े वर्गों के नेता बनना चाहते हैं। कौन मान लेगा इनकी बात भाई? तो ये केवल नारे उछाल देने से और न्याय पत्र को आगे बढ़ा देने से और मोहब्बत की दुकान को बंद करके सौहार्द की, राष्ट्रवाद की नई दुकान खोल लेने से आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर लेगा।
आप सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन आपको सनातन से, आपको हिंदू से और आपको हिंदुत्व से आपको घृणा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, मसेकर हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के संग बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। आज तक आपका एक बयान नहीं आया। प्रियंका गांधी का बयान आता है कि वहाँ फिलिस्तीन में बड़ा गड़बड़ हो रहा है। वो उनको चिंता है फिलिस्तीन की, लेकिन आज तक उन्होंने कभी हिंदुओं के बारे में एक शब्द नहीं बोला। मुर्शिदाबाद में जो है वक़्फ़ को लेके इतनी हिंसा हो रही है पिछले 3 दिन से, आज तक उनका एक बयान नहीं आया। तो ये कौन-सी हार्मोनी है, कौन-सा सौहार्द है, कौन-सा राष्ट्रवाद है, जिसमें ना सनातन है और ना हिंदू है? एक और मुद्दे पर बात कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं भाषण देख रहा था, वो कह रहे हैं कि अब चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, ईवीएम से जी, नहीं। इन्होंने कहा हाँ। कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान हो। इनका कहना ये है कि हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी फ्रॉड करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, वरना महाराष्ट्र में 150 सीटों पर लड़कर के 138 सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई। अब बताइए कुछ तो कहना पड़ेगा ना। 2009 2004 में आपकी सरकार बनी केंद्र में, तब ईवीएम थी। 2009 में आपकी सरकार बनी, तब ईवीएम थी। और 2018 में आपकी सरकार बनी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तब ईवीएम थी, तब ईवीएम ठीक थी। अभी 1 साल पहले आपकी सरकार बनी, 2 साल पहले कर्नाटक में ईवीएम ठीक थी, हिमाचल में बनी और तेलंगाना में बनी। तो ईवीएम ठीक थी। तो ये एक न एक आपको स्केपगोट चाहिए, आपको एक बलि का बकरा चाहिए। आपको ममता जनता के बनर्जी सामने 3-3 बार मुख्यमंत्री बनी तब भी हाँ, ईवीएम ठीक थी। हाँ, तो आपको जनता को ये बताना है कि हम इसलिए नहीं आ रहे कि हमको जनता ने नकार दिया कि हम नालायक थे, हम नकारा थे। हम आ रहे हैं इसलिए कि ईवीएम खराब थी। तो जनता के सामने कुछ तो बताना है कि अगर हम चुनाव हार रहे हैं, हम सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारी अक्षमता और हमारी अयोग्यता ज़िम्मेदार नहीं है। हमारे पास कोई नेता नहीं है, हमारे पास देश से घृणा के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास कोई सकारात्मक सोच नहीं है। शशि थरूर ने कल की अहमदाबाद की बैठक में कहा कि हमको पॉजिटिव एजेंडा की ओर जाना चाहिए और लगातार जो जो हम देश के सामने पिछले 11 सालों से नकारात्मक पर नकारात्मकता परोस रहे हैं, जो नेगेटिविटी परोस रहे हैं, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। ये स्वयं शशि थरूर ने कहा है कल ये। जी, और ये जो इनका न्याय पथ प्रस्ताव जो है, संकल्प पारित हुआ है, इसमें आप देखिए देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और क्रूरता की सारी हदें पार करना, ऐसे मुद्दे इन्होंने इसमें शामिल किए। नई बात क्या है? नया दृष्टिकोण उम, क्या है? नया विजन क्या असली है? बात असली बात ये कहते हैं कि गांधी और नेहरू भारत को जो सेमी इस्लामिक स्टेट बना गए, जो दारुल खिलाफा बना गए, जो खलीफत का मुल्क बना गए, न नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें। वो ये चाहते हैं। अगर योगी और मोदी उसको लेकर के कोई प्रश्न करेंगे, तो ये साहब हम घृणा फैला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने लगातार कहा है, कई बार कहा है कि हम विकास और विरासत दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। हम सबका विकास भी कर रहे हैं, जनता का जीवन स्तर भी उठा रहे हैं, मल्टी सेक्टोरल पॉवर्टी कम हुई है, भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2% पे आ गई है, भारत में एग्जैक्ट पॉवर्टी 0 हो गई है। योगी आदित्यनाथ जो है ज़ीरो पॉवर्टी मिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, संभल में जो हमारा है, वो हमें मिलना चाहिए। हम किसी का कुछ छीन नहीं रहे, हम किसी को भगा नहीं रहे, हम किसी का घर नहीं तोड़ रहे। हमें जो संभल में हमारे 68 तीर्थ स्थान हैं, 54 मिल गए, हमको 68 चाहिए। 19 कूप थे, वो मिल गए हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं। संभल एक तीर्थ स्थान था,
वहां पे परिक्रमा होती थी, तीर्थयात्रियों की परिक्रमा मार्ग बन रहा है। और जो लोग कब्जा करके बैठे हैं और जिनकी निगाह में हम काफिर हैं और जिनकी आसमानी पुस्तक के अनुसार हमें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, हमारे कोई सिविल राइट नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि भारत अब किसी किताब आसमानी किताब से नहीं, संविधान से चलता है और संविधान हर व्यक्ति को, वो किसी जाति का हो, किसी नस्ल का हो, किसी धर्म या मजहब का हो, संविधान की दृष्टि में सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको जीवन में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है और उसके समान अधिकार हैं। लेकिन जो आपका जो बनाया हुआ संविधान है, अगर हम कहें अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान था, यहाँ पे मंदिर बनेगा, तो ये क्या है? ये सब घृणा हो गई। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान को तोड़ करके वहाँ पे औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई। हम हिंदू पक्ष मुकदमा लड़ रहा है, वो मामला हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। ये हमें वापस दिया जाए, आप कहते घृणा हो गई। काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद बनाई, हम कहते हैं हमें ये वापस दी जाए, मुकदमा चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू हुआ, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, मामला चल रहा है, जो कोर्ट फैसला देगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो आप कहते हैं कि साहब ये तो नफरत है, तो भाई आप क्यों चाहते हो कि हमेशा हिंदू जो है वो चुपचाप जो है दीनहीन और जो है हीनता के भाव से भरा रहे? क्यों नहीं वो सिर खड़ा अपना सिर ऊँचा करके आत्मविश्वास के साथ कहे कि हम उस देश के वासी हैं, जहाँ पे 1980 में वर्ल्ड के जीडीपी की रैंकिंग में भारत का स्थान था 51वां, आज हम चौथे नंबर पे हैं। 2014 में हम 11वें नंबर पे थे, आज हम चौथे पे आ गए हैं और 2027 में हम तीसरे नंबर पे होंगे। तो भारत कोई दीनहीन किसी की दया कृपा में जीने वाला देश नहीं है और राहुल गांधी को ये समझ लेना चाहिए कि महात्मा गांधी और नेहरू का जो पॉलिटिकल मॉडल है, वही सर्वमान्य मॉडल नहीं है। अगर एक ही मॉडल सर्वमान्य होता, तो भारत में एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी की फिर आवश्यकता ही क्या थी? फिर तो एक मैं पार्टी कांग्रेस इनके रहेगी हमेशा। मैं वीरेन जी इनके न्याय पथ पर संकल्प पत्र पर निगाह डाल रहा था। ये कह रहे हैं कि महिला अधिकार, आधी आबादी पूरा हक दिया जाए। इनके रहते हुए महिलाओं को पूरा हक क्यों नहीं मिला? नंबर दो, ये कहते हैं कि किसानों को मिले न्यूनतम न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, तो इन्होंने क्यों नहीं दी? फिर ये कहते हैं कि डूबती अर्थव्यवस्था और आर्थिक अन्याय लोगों के साथ में, तो क्या वाकई अर्थव्यवस्था हमारी डूब रही है? चौथे ये कह रहे हैं कि विदेश नीति बनाम विवश नीति, हमारी विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार विवश दिखाई दे रही है। और इन्होंने फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष में हो रहे गाजा पट्टी में निर्दोषों की हजारों मौत, बमबारी और उग्रवाद की घटनाओं पर मौजूदा सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए, यानी गाजा पट्टी पर इन्होंने चिंता जाहिर की है। और फिर ये कहते हैं कि सशक्त संगठन हमारा ध्येय। वेणुगोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कह रहे थे कि संगठन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। तो मैंने एक ट्वीट किया था कि राहुल गांधी हटेंगे क्या? क्योंकि राहुल गांधी हट जाए तो कांग्रेस का शायद उद्धार हो जाए। जी। अगर गाजा में लोग निर्दोष मारे गए हैं, तो बांग्लादेश में पिछले 8 महीनों में जो हजारों हिंदू काट डाले गए, उन्होंने कौन सा अपराध किया था? उनका उल्लेख क्यों नहीं आया इनके प्रस्ताव में? और जितनी बातें आपने पढ़ी, उससे ये स्पष्ट है कि शशि थरूर ने जो इनको सलाह दी थी, उसको इन्होंने पूर्णतया नकार दिया। इन्होंने एक भी बात नहीं मानी और केवल नेगेटिव बातें बोली हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि महँगाई, तो 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 कम से कम कोई तो डाटा, कोई आंकड़ा, कोई तो प्रमाणिक आधार दें। दुनिया में ऐसा कौन-सा देश है, जहाँ महँगाई बढ़ रही हो और वहाँ पे जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट कम कर रहा हो? ऐसा दुनिया में कभी होता है कहीं? जहाँ-जहाँ महँगाई बढ़ती है, तो 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 जो बैंकिंग रेगुलेटर होता है, सेंट्रल बैंक होता है, हमारे यहाँ उसे आरबीआई कहते हैं, वो हमेशा मार्केट में मनी की सप्लाई को रोकने के लिए
ब्याज दरें बढ़ाता है। भारत में आज ही 0.25% ब्याज दरें घटाई गई हैं। ये क्या महँगाई की वजह का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 26% हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी रेज़िलिएंट है, हमारे यहाँ कोई असर नहीं हुआ है। जो स्टॉक मार्केट गिरा है, वो इसलिए गिरा है कि पूरे दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आया है। तो एक असुरक्षा की भावना के चलते स्टॉक मार्केट गिरा, कल रिकवर किया, आज भी रिकवर किया। तो पहली बात तो महँगाई की बात एकदम बोगस है। बेरोज़गारी की बात एकदम बोगस इसलिए है, बेरोज़गार केवल वही व्यक्ति है, जो केवल सरकारी नौकरी ही चाहता है। तो राहुल गांधी ये बताएँ कि सरकारी नौकरी की संख्या तो सीमित है ना? या या सरकारी नौकरियों की संख्या जो है सरकारों के ये जो है ये कांग्रेस की सरकार चाहे तो बढ़ा ले और और बीजेपी चाहे तो घटा ले? क्या ऐसा संभव है? तो ये और अ, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की अगर मैं कोई बात कहूँ इनकी उपलब्धि क्या है, तो सिंगल बिगेस्ट उपलब्धि है वो है फॉरेन पॉलिसी, वो है फॉरेन अफेयर्स। अभी चिली का राष्ट्रपति आया था अभी पिछले हफ्ते दिल्ली। उसने कहा नरेंद्र मोदी देश के अकेले नेता हैं जो यूक्रेन से, रशिया से, चाइना से, अमेरिका से, दुनिया के हर प्रेसिडेंट से बराबर से विश्वास के संग बात करते हैं और लोग उनकी सुनते हैं। आज चाइना कह रहा है कि भैया आओ हम लोग दोस्त फिर से हो जाएँ। आओ लेट द ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। और जब चाइना के ऊपर 106% टैरिफ लगा है अमेरिका का और अब उनकी हालत पतली हो रही है, तो अब उनको इंडिया से दोस्ती याद आ रही है। और ये बात जो है राहुल गांधी को लगता है कि यहाँ हमारी विदेश नीति विफल है। ये कौन इनके सलाहकार हैं, कौन इनको बताने वाले हैं कि ये हमारी समझ के बाहर है? बहुत-बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, आप जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।